यस, गुड आफ्टरनून एवरीवन। मैं आप लोगों को पढ़ा रही थी कि व्हाई डू वी नीड अ कॉन्स्टिट्यूशन। व्हाई डू वी नीड अ कॉन्स्टिट्यूशन? So in the case of Sri Lanka, you have got that there was need to write some rules and regulations, okay, uh, so that everyone can follow it. That should be abide by everyone, है ना? आपने पढ़ा इसलिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की जरूरत होती है। ठीक है, हम जब इंडिया के मामले में हम लोग देखते हैं, वट एवर नेम यू आर वॉचिंग हियर, वल्लभ भाई पटेल एंड अबुल कलाम आजाद, दिस ऑल आर द मेंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। They framed Indian constitution. India was also a country which was full of diversity. ठीक है, यहाँ पर भी बहुत तरह के सिचुएशंस थे। ये बात अलग है कि साउथ अफ्रीका की तरह इंडिया का कंडीशन उतना बुरा नहीं था, पर जहां तक डाइवर्सिटी की बात की जाए तो डाइवर्सिटी यहाँ भी बहुत ज्यादा थी। यहाँ भी बहुत सारे यहाँ की सिचुएशन भी अच्छी नहीं थी। पार्टीशन के बाद भारत और पाकिस्तान दो भाग में बट चुका था और दोनों ही पार्ट में दोनों ही जगहों पे बहुत ही ब्लडी वार चल रहा था। ठीक है, आपस में हिंदू मुस्लिम लड़ाई चल रहे थे, लोग एक दूसरे को मार रहे थे, काट रहे थे। इन दैट कंडीशंस आवर कॉन्स्टिट्यूशन वाज मेड। So just I'm going to start right now the part 2 constitution. Despite all this difficulty, there was one big advantage for the maker of Indian constitution. Unlike South Africa, they did not have to create a consensus about what a democratic India should alive. करे कि जितनी भी डिफिकल्टीज हो इंडिया में, लेकिन सबसे बड़े एडवांटेज यहाँ पे ये थे कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन मेकर जो थे उनको ये बात क्लियर नहीं था कि डेमोक्रेटिक इंडिया कैसे लगेगा। हमारे देश में लोगों को पहले ही अंदाजा हो गया था कि जब इंडिया डेमोक्रेटिक कंट्री बनेगा तो उसके क्या क्या एडवांटेज, इस मामले में उन्हें कुछ क्लियर करने की जरूरत नहीं थी। तो मच ऑफ द कंसेंसस हैड इवॉल्व्ड ड्यूरिंग द फ्रीडम स्ट्रगल। लोगों में ये जो भावना कि डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट को ही स्टेब्लिश करना है, ये भावना तब डेवलप हो गई थी जब फ्रीडम स्ट्रगल चल रहा था। Our national movement was not merely a struggle against a foreign rule. It was also a struggle to regenerate our country and to transform our society and politics. नेशनल मूवमेंट जो चल रहा था वो सिर्फ फॉरेन डोमिनेशन को खत्म करने के लिए नहीं चल रहा था। आपने क्लास 8 में भी पढ़ा था कि कुछ समय तक महात्मा गांधी अपने नन कॉपरेशन मूवमेंट को वापस लेकर के और फिर वो समाज सुधारक पे चले गए, क्योंकि उनका मानना था कि जब समाज की जब तक बुराइयां खत्म नहीं होगी, समाज की सोसाइटी परफेक्ट नहीं होगी, तब तक कुछ नहीं हो सकता है। तो कह रहा कि ये जो पर्पस था, हमारे जो नेशनल स्ट्रगल था, वो उसका उद्देश्य देश के पूरी सोसाइटी को भी ट्रांसफॉर्म करना था। ठीक है, इंडियन सोसाइटी इंडियन पॉलिटिक्स दोनों को ट्रांसफॉर्म करना था। देयर वर शार्प डिफरेंसेस ऑफ ओपिनियन विद इन द फ्रीडम स्ट्रगल अबाउट द पाथ इंडिया शुड टेक आफ्टर इंडिपेंडेंस। कि यहाँ पर फ्रीडम स्ट्रगल के बीच बहुत सारे डिफरेंसेस थे। ठीक है, there were sharp differences of opinion within the freedom struggle about the path of India should take after advantage। और ये बात बिल्कुल सही है कि डिफरेंसेस ऑफ ओपिनियन थे। और आपने पढ़ा था कि इसी को लेकर के अगर आईएनसी जो था वो दो भाग में बट गया था। ठीक है, वो एक एक्सट्रीमिस्ट हो गए थे, दूसरे हो गए थे मॉडरेट। ठीक है, गरम दल और नरम दल। तो ओपिनियन की डिफरेंसेस तो थी। ठीक है, लोग अलग अलग सोच रखते थे और ऐसे डिफरेंसेस जो है वो इवन आज भी है। Some basic ideas had come to be accepted by almost everyone। लेकिन तरह के कुछ ऐसे आइडियाज थे जिसको सबने एक्सेप्ट किया। ठीक है, कुछ ऐसे आइडियाज थे जिसको सारे लोगों ने एक्सेप्ट किया और वही हमारे देश का संविधान बना। As far back as in 1928, Motilal Nehru and 8 other Congress leaders drafted a constitution for India. In 1931, the resolutions
resolution at the Karachi session of Indian National Congress dwelt on how independent India's constitution should look like. तो 1928 में मोतीलाल नेहरू और कांग्रेस के आठ आठ अदर दूसरे लीडर्स ने मिलकर के कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट कर लिया था 1928 में। आप जानते हो कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बन के तैयार हुआ 26 नवंबर 1949 को, लेकिन यहाँ पर उसके पहले ही मोतीलाल नेहरू ने ये सोच लिया था कि क्या क्या कॉन्स्टिट्यूशन में दिए जाना है। So in 1931, the resolution at the Karachi session of Indian National Congress dwelt on how independent India's constitution should lie. और 1931 में जब कराची में सेशन चला, आईएनसी का सेशन चला, तो उसमें ये बात क्लियर हो गई थी कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन भारत के स्वतंत्र होने के बाद इंडिपेंडेंट इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन कैसा होगा। ठीक है, both these documents were admitted to the exclusions to universal adult franchise, right to freedom and equality, and to protecting the right of minority in the constitution of independent India. आप देख लो कि 1928 में ही बहुत सारी बातें उसी वक्त हो गई थी कि इसमें ये कह दिया गया था कि यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज होगा, इट मींस एवरीवन विल गेट राइट टू वोट एंड राइट टू फ्रीडम विल बी ग्रांटेड, equal right to equality will be granted, and the interest of minority community will also be protected. So this has been clear in 1928 by Motilal Nehru and 8 other leaders of the Congress. तो अब फिर देखा कि जब कॉन्स्टिट्यूशन बना तो वो सारी बातें भी रख दी गई थी। ठीक है, सो द सम बेसिक वैल्यूज वर एक्सेप्टेड बाय ऑल लीडर मच बिफोर द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली मेट टू डेलिब्रेट ऑन द कॉन्स्टिट्यूशन। तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनने के पहले ही कुछ ऐसे बेसिक वैल्यूज तो जो थे वो बहुत कुछ लीडर्स के द्वारा, आप कह सकते हैं कांग्रेस के लीडर्स के द्वारा पहले ही एक्सेप्ट कर लिया गया। The familiarity with political institution of colonial rule also have developed an agreement over the institutional design. The British rule had given voting right only to a few. On what basis the British had introduced very weak legislature? family 1 minute. पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन जो कॉलोनियल रूल में था, ठीक है, उनसे लोग पहले से ही परिचित थे और उसकी मदद से ही, उस आइडिया को लेकर के ही लोगों ने अपने इंस्टीट्यूशनल डिजाइन किया, अपने देश के डिफरेंट इंस्टीट्यूशन का डिजाइन किया। ब्रिटिश रूल हैड गिवन वोटिंग राइट ओनली टू अ फ्यू। On what basis? On that basis, the British had introduced very weak legislatures. ठीक है, वोटिंग राइट जो है ब्रिटिश पीरियड में बहुत कम लोगों को ब्रिटिश वोटिंग राइट दिया गया था। ठीक है, वोटिंग राइट बहुत कम लोगों को दिया गया था, इसलिए वहां का लेजिस्लेचर जो था, ब्रिटिश लेजिस्लेचर जो था, बहुत वीक था। ठीक है, इलेक्शन वर हेल्ड इन 1937 to provincial legislature and ministries all over British India. These were not fully democratic government, but the experience gained by Indian and the working of legislative institution proved to be very useful for the country in setting up its own institutions. आप देख रहे हो कि उसके बाद 1937 में इलेक्शन हुआ प्रोविंशियल लेजिस्लेचर का। प्रोविंशियल यू कैन गेट द सिमिलरिटी बिटवीन लाइक स्टेट गवर्नमेंट। तो आज के डेट में स्टेट गवर्नमेंट है और स्टेट असेंबली का जो इलेक्शन होता है, उसी तरह से उस वक्त जितने भी इंडिया के भाग को अंग्रेजों ने ऑलमोस्ट कैप्चर कर रखे थे, तो उन सारे जगहों पर 1931 में 1937 में प्रोविंशियल लेजिस्लेचर के लिए इलेक्शन हुआ और ब्रिटिश इंडिया के अंदर मिनिस्ट्रीज मिली। दिस वर नॉट फुली डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट, लेकिन ऐसे गवर्नमेंट को डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट नहीं कहा जा सकता। But the experience gained by Indian in the working of the legislative institution proved to be very useful for the country setting of its own institutions. वो इसलिए डेमोक्रेटिक नहीं कहा जा सकता बिकॉज इट अंडर ब्रिटिश रूल एवरीवन इज नॉट हैविंग राइट टू वोट, द रूलर इज नॉट इलेक्टेड बाय एवरीवन। तो करे ये फुल्ली डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट तो नहीं था, लेकिन जो इंडियंस इस लेजिस्लेचर, इस प्रोविंशियल लेजिस्लेचर के मेंबर बने, उन्हें उनका जो एक्सपीरियंस जो था वो बहुत
वो इंडिया के इंस्टीट्यूशन को सेटअप करने में बहुत ज्यादा हेल्पफुल हुआ। ठीक है। Okay, next, that's why the Indian Constitution adopted many institutional detail and procedures for colonial law, like the Government of India Act 1935। और इसी कारण था कि बहुत सारी चीजें बात इस हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में डाली गई, जैसे कि मोतीलाल नेहरू ने 1928 में जो डिसाइड किया था वो हमारे संविधान में डाला गया। इसके बाद जो एक्सपीरियंसेस जो लोगों ने गेन किया प्रोविंशियल लेजिस्लेचर के अंदर रह करके, वो उसका उन्होंने उस एक्सपीरियंस के आधार पर बहुत सारी बातें बातें हमारे संविधान में डाली गई। और इसी तरह से जो कॉलोनियल लॉ ने कॉलोनियल पीरियड में बहुत सारे एक्ट लाए गए, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 जिसमें था, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, उस सब से भी बहुत सारे फीचर्स लेकर के हमारे संविधान में डाले गए। तो ईयर ऑफ थिंकिंग एंड डेलिब्रेशन ऑन द year of thinking and deliberation on the framework of the constitution had another benefit. Our leader gained confidence to learn more other countries. But on our own term, many of our leaders were inspired by the ideal of French revolutions. तो बहुत समय तक सोच समझ के और काफी डिस्कशन के बाद हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का फ्रेमवर्क तैयार किया गया। ठीक है, हमारे लीडर्स जब दूसरे कंट्री को देखते हुए, वहां की चीजों को समझते हुए उन्हें कॉन्फिडेंस गेन किए, और उसके बाद उसको अपने टर्म में चेंज करते हुए बहुत सारी चीजें उन्होंने संविधान में डाला था। बहुत सारे हमारे लीडर जो थे वो फ्रेंच रिवॉल्यूशन से इंस्पायर्ड थे। द प्रैक्टिस ऑफ पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी इन ब्रिटेन एंड द बिल ऑफ राइट इन द यूएस। किन किन चीजों से प्रभावित थे? फ्रेंच रिवॉल्यूशन से। जो पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी ब्रिटेन की थी उसको भी वो उससे भी इम्प्रेस थे। और साथ में जो रशिया में सोशलिस्ट रिवोल्यूशन चल रहा था, या अमेरिका में जो बिल्स ऑफ राइट चल रहा था, यानी कि अधिकारों के लिए जो बिल लाया जा रहा था, ये सबसे इम्प्रेस होकर के हमारे संविधान में डाला गया, बहुत सारी चीजें डाली गई। इसके अलावा रशिया में सोशलिस्ट मूवमेंट चल रहा था। ठीक है, रशिया में लोग क्या कर रहे थे कि सबको बराबर लाने के लिए कैपिटलिस्ट से लड़ रहे थे। तो वो सब चीजें उस सोशलिस्ट की भावना जो है हमारे संविधान में आई। ठीक है, so they were not simply imitating that other had done at each step, they were questioning whether they were things fit for our country. All these factors contributed to the making of our constitution। और ऐसा नहीं कि दूसरे देशों की चीजों को उठाया गया और बस ही डाल दिया गया, ऐसा कुछ नहीं था। लोगों ने काफी डिस्कशन किया, डिबेट किया, इस बात के लिए क्वेश्चन उठाया क्या वो हमारी कंट्री के लिए सुटेबल है नहीं है। तो काफी लंबे डिस्कशन के बाद जो और उसको मॉडिफाई भी इवन किया गया, और तब वो जाके हमारे संविधान में डाला गया। अब आप पढ़ने जा रहे हो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली आप थोड़ा बहुत जानते हो, यू आर नोइंग दैट देयर आर 300 more than 300 members who are the people who are the member of constituent assembly। So here we'll get some more knowledge regarding constituent assembly, who then were the makers of Indian constitution. Who will find here were brief sketches of some of the leaders who played an important role in making the constitution। The drafting of document called the constitution was done by an assembly of elected representatives। Drafting of document called the constitution were done by an assembly of elected people, elected representative, called the constituent assembly। Election to the constituent assembly were held in July 1946। Its first meeting was held in December 1946। तो ये सारी बातें जो है कि कॉन्स्टिट्यूशन का ड्राफ्टिंग कैसे किया जाएगा, इसके लिए प्रोविंशियल असेंबली के जो इलेक्टेड पीपल थे, ठीक है, उनका उनका एक असेंबली बनाया गया और उसको कहा गया कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने बहुत ही सिस्टमेटिक ढंग से काम किया। ठीक है,
So election to the Constituent Assembly were held in July 1946. Its first meeting was held in December 1946. कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के लिए जो इलेक्शन हुआ था 1946 में हुआ था। इसकी पहली मीटिंग भी दिसंबर 1946 में हुई। जुलाई 1946 में कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के लिए इलेक्शन हुआ था और 1946 दिसंबर में इसकी पहली मीटिंग हुई थी। तो soon after the country was divided into India and Pakistan, the Constituent Assembly was also divided into the Constituent Assembly of India and that of Pakistan. कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली 1946 में बट गई, लेकिन उसी समय भारत का विभाजन हो गया। ठीक है, इंडिया और पाकिस्तान दो भागों में बट गया, तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली भी दो भागों में बट गई। एक बट गई कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया और दूसरा हो गया कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ पाकिस्तान। ठीक है, द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली दैट रोट द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैड 299 मेंबर्स। The assembly adopted the constitution on 26 November 1949, but it came in effect on 26 January 1950. To mark this day, we celebrate January 26 as Republic Day every year. So, आप जानते हो कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जिन्होंने हमारे संविधान को लिखा, लिखने वाले कितने मेंबर्स थे? 299 मेंबर्स थे। Approx 300 people were the member of Constituent Assembly. After division of Constituent Assembly, after partition of India and Pakistan, आपने पढ़ा ना कि इंडिया और पाकिस्तान दो भाग में बट गए, तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली भी दो भाग में बट गया। उसके बावजूद उसमें कितने मेंबर्स थे? 299 मेंबर्स वर द मेंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। यहाँ तक हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के बन के तैयार होने की बात है। तो 26 नवंबर 1949 को हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बन करके तैयार हो गया था। 26 नवंबर 1949 आफ्टर एग्जैक्ट 2 मंथ 26 जनवरी 1950 को हमारा कॉन्स्टिट्यूशन को इन फोर्स में इफेक्ट में लाया गया। ठीक है, और इस दिन को इस 26 जनवरी को हम रिपब्लिक डे के रूप में सेलिब्रेट करते हैं। ठीक है, why should we accept the constitution made by this assembly more than 60 decades ago? ये क्वेश्चन आता है एग्जाम में कि हमें अपने कॉन्स्टिट्यूशन को क्यों एक्सेप्ट करना चाहिए जो कि आज से 60 साल पहले बना है। ठीक है, आज से 60 साल तक पहले वो बना है, वैसे कॉन्स्टिट्यूशन को हमें क्यों एक्सेप्ट करना चाहिए? We have already noted one reason above. The constitution does not reflect the view of its member alone. It expresses a broad consensus of its time. करके हम लोग ने एक रीजन तो जरूर नोट किया है कि कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो किसी एक मेंबर का व्यू नहीं है। कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो 299 मेंबर्स का व्यूज है। ठीक है, 299 मेंबर्स जो इसमें थे, उन सब की थिंकिंग, उन सब की ओपिनियन का मिला जुला रूप हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है। So it expresses the broad consensus of its time. Many countries of the world have had to rewrite their constitution afresh because the basic rules were not acceptable to the all major social groups of political party. In some other country, the constitution exists as a mere piece of paper. No one actually follow it. हालांकि हमारे देश के संविधान को इसलिए एक्सेप्टेबल है 60 साल के बाद, क्या 75 साल के बाद भी हम अपने संविधान को मानते हैं। इसका रीजन क्या है? इसका रीजन ये है कि हमारे संविधान को बनाने वाला कोई एक व्यक्ति नहीं था। हमारे संविधान को बनाने वाले कितने लोग थे? लगभग 299 पीपल वर देयर। एक पूरा ग्रुप था जिन्होंने मिलकर के संविधान को बनाया था। बहुत सारे ऐसे देश हैं जहाँ के कॉन्स्टिट्यूशन को रीराइट किया गया, उनको वापस लिखा गया, और कहीं कहीं पर कॉन्स्टिट्यूशन जो है एक मेयर पीस ऑफ पेपर बन गया है, इसको कोई फॉलो नहीं करता है। ठीक है, so the experience of our constitution is different. Over the last half a century, several groups have questioned some provision of the constitution, but no large social groups or political party has ever questioned the legitimacy of the constitution itself. This is an unusual achievement for any constitution. क्यों भाई अभी तक हमें एक्सेप्ट कर रहे हैं? तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का एक्सपीरियंस जो है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का एक्सपीरियंस जो है वो थोड़ा सा डिफरेंट है। कैसे डिफरेंट है? इसलिए डिफरेंट है कि हमारे देश में
कहते कि लगभग हाफ सेंचुरी से अधिक हो गया है, लेकिन संविधान के किसी प्रोविजन पर सवाल होता है। पूरे संविधान के वैधता पर कभी कोई सवाल नहीं आया। ठीक है, और ये हमारे संविधान का एक बहुत बड़ा अचीवमेंट। ठीक है, लेजिस्लेटिव पर इसकी वैधता पर कोई क्वेश्चन अब तक नहीं हुआ है। दूसरा इसका रीजन है, ये क्वेश्चन आता है कि व्हाई शुड एक्सेप्ट दिस कॉन्स्टिट्यूशन व्हिच इज मेड बिफोर 70 इयर्स बिफोर या 75 इयर्स बिफोर। तो आपको ये देना होगा कि it represent not only the view of a single person, it is the view of it is the it is a view of broad consensus। ठीक है, उसके बाद आप देख सकते हो कि ये अभी तक इसके लेजिस्लेटिव पर कोई सवाल नहीं किया गया। दिस इज ऑल्सो रीजन। नेक्स्ट रीजन इज गिवन दैट द सेकंड रीजन फॉर एक्सेप्टिंग द कॉन्स्टिट्यूशन is that Constituent Assembly represented the people of India. There were no universal adult franchise at that time. So the Constituent Assembly could not have been chosen directly by all the people of India. दूसरा रीजन ये दे रहा है, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो है वो जनता को रिप्रेजेंट कर रही है। उस समय चूंकि ब्रिटिश पीरियड में सबको वोट देने का अधिकार नहीं था, कुछ ही लोगों को वोट देने का अधिकार था, तो यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज नहीं था, इसलिए कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो है उसका चुनाव डायरेक्टली किया गया। किसके द्वारा? लोगों के द्वारा। जो भी प्रोविंशियल असेंबली के लोग थे, प्रोविंशियल असेंबली के लिए जो लोग खड़े हुए थे, वही सारे लोग कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर बने थे। ठीक है, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। It was elected mainly by the members of existing provincial legislature that we mentioned above। इसमें कौन लोग थे? प्रोविंशियल असेंबली का जो इलेक्शन हुआ था और उसमें से जो चुन कर लोग आए थे, उनमें से ही लोगों को चुन करके कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का मेंबर बना दिया गया था। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का मेंबर इसीलिए बना दिया गया था। उसके बाद है this ensured a fair geographical share of members from all the region of the country. This assembly was dominated by the Indian National Congress, the party that India's freedom struggle, but the Congress itself included a variety of political group and opinion। ये असेंबली जो था, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, उसमें सबसे ज्यादा कौन मेंबर थे? तो इंडियन नेशनल कांग्रेस के मेंबर थे। और ये पार्टी जो था, इंडियन नेशनल कांग्रेस, इन्होंने देश को स्वतंत्रता दिलाई थी। लेकिन कांग्रेस जो है वो इसके बावजूद, कांग्रेस जो है वो बहुत तरह तरह के विचारों का एक मिश्रण, तरह तरह के लोगों के विचारों का एक ग्रुप था। वन मिनट। उसके बाद है the assembly was dominated by Indian National Congress, the party that led India's freedom struggle, but the Congress itself included a variety of political groups and opinions। The assembly had many members who did not agree with the Congress। आईएनसी जो था वो अपने आप में एक बहुत सारे पॉलिटिकल ग्रुप, बहुत सारे डिफरेंट ओपिनियन वाले लोगों का एक प्लेस था। बहुत तरह तरह के विचार उसमें लोग रखते थे, और बहुत सारे ऐसे लोग थे जो कि कांग्रेस से भी एग्री नहीं करते थे। सोशल टर्म में भी असेंबली रिप्रेजेंटेड मेंबर्स फ्रॉम डिफरेंट लैंग्वेज ग्रुप। सोशल टर्म में देखा जाए तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में अलग अलग लैंग्वेज के लोग थे, अलग अलग कास्ट, क्लास, रिलीजन और ऑक्यूपेशंस के लोग थे। Even if the Constituent Assembly was elected by universal adult franchise, its composition would not have been very different। हालांकि उसमें तो यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज नहीं था, लेकिन मान लो कि यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज के आधार पर भी अगर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का निर्माण होता तो शायद वो इससे ज्यादा डिफरेंट नहीं हुआ। Now, guiding values of Indian Constitution। In this book, we shall study the exact provision of the Constitution।
on different subjects. At this stage, let us begin by understanding the overall philosophy of what our constitution is all about. We can do this in two ways. We can understand it by reading the views of some of our major leaders on our constitutions, but it is equally important to read what the constitution say about its own philosophy. This is what the preamble to the constitution does. 1 minute, I think something I've left here. Wait a minute. Yeah, I have left something. First, यहाँ पे मुझे पढ़ाना था. The manners in which the Constituent Assembly work gives sanctity to the Constitution. The Constituent Assembly work in a systematic, open, and consensual manner. First, some basic principles were decided and agreed upon. Then, a drafting committee chaired by Dr. B.R. Ambedkar prepared a draft constitution for discussion. Several rounds of thoroughly discussion took place on the draft constitution, clause by clause. More than 2,000 of amendments were considered. The member of deliberated for 114 days, spread over 3 years. Every document presented and every work spoken in the Constituent Assembly has been recorded and preserved. Constituent Assembly जो था वो बड़े ही सिस्टमेटिक ढंग से काम किया. ठीक है, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने बहुत ही सिस्टमेटिक ढंग से काम हुआ. जो कुछ भी डिस्कशन हुआ ओपन डिस्कशन हुआ. ठीक है, जो कुछ भी बातें हुई और बड़े सिस्टमेटिक ढंग से बातें हुई, काम हुई. जैसे कि पहले कुछ बेसिक प्रिंसिपल्स को डिसाइड किया गया जिसपे सारे लोग एग्री हुए. उसके बाद ड्राफ्टिंग कमेटी बनाई गई जो कि बी आर अम्बेडकर की अध्यक्षता में थी. उन्होंने ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन पर डिस्कशन किया. सेवरल राउंड डिस्कशन हुए, लगभग हजारों की संख्या में अमेंडमेंट हुए. तब जाकर संविधान में चेंजेस आए, तब जाकर हमारे कॉन्स्टिट्यूएंट को एक्सेप्ट किया गया. ये क्लॉज बाय क्लॉज, एक एक क्लॉज को लेकर के बहुत ज्यादा डिस्कशन हुए. मोर देन 2,000 अमेंडमेंट हैड कंसीडर, 2,000 से भी अधिक अमेंडमेंट कंसीडर किए गए. ठीक है, द मेंबर ऑफ deliberated for 114 days spread over 3 years. Every document presented and by word spoken in recorded and preserved. These are called Constituent Assembly debates. उसके बाद जो मेंबर्स थे उन्होंने 114 दिनों तक इस पर डिस्कशन डिबेट किया. जितने भी डॉक्यूमेंट प्रेजेंट किए गए उस पर और हर एक वर्ड पर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में जो कुछ भी बोला गया उसको रिकॉर्ड करके बचा करके प्रिजर्व करके रखा गया है. ठीक है, जो भी डिस्कशन हुआ जितने भी क्लॉज बाय क्लॉज पर या जो कुछ भी बातें उन सबको क्या किया गया है, संभाल के रखा गया है, जिसको कहा जाता है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली डिबेट. Constituent, when printed, these debates are 12 bulky volume. अगर उसे प्रिंट किया जाए तो 12 मोटे मोटे वॉल्यूम उसको बन जाएंगे. This debate provide the rationale behind every provision for the constitution, every provision of the constitution. These are you to interpret the meaning of the constitution. ये जो डिबेट है, ये जितने डिबेट जो प्रिजर्व करके रखे गए हैं, ठीक है, हर प्रोविजन पर जो डिफरेंट डिबेट हुए हैं, ये डिबेट ही हमारे संविधान की रक्षा करता है और किसी भी एक व्यक्ति को डिक्टेटर होने से रोकेगा. ठीक है, अब हम देखेंगे गाइडिंग वैल्यूज ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. तो एनीवन इज हैविंग प्रॉब्लम? किसी को प्रॉब्लम है तो आप पूछ सकते हो. चलिए तो फिर आगे का टॉपिक टुवर्ड्स ए न्यू कॉन्स्टिट्यूशन. हमको लगता है बहुत ज्यादा नहीं बचा हुआ है. एज ए प्रोटेस्ट एंड स्ट्रगल अगेंस्ट as protest and struggle against apartheid had increased. The,
वेट अ मिनट। अगर आपको क्वेश्चन आता है कि क्यों एक्सेप्ट किया गया, तो आप सारी बातें लिखेंगे कि क्लॉज टू क्लॉज इस पे काफी डिस्कशन हुआ और तब जाके इसको एक्सेप्ट किया गया है। ठीक है। सो इन दिस बुक वी शैल स्टडी गाइडिंग वैल्यूज ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। In this book, we shall study the exact provision of the Constitution on different subjects. At this stage, let us begin by understanding the overall philosophy of what our Constitution is all about. We can do this in two ways. We can understand it by reading the views of some of our major leaders on our Constitution, but it is equally important to read what the Constitution says about its own philosophy. This is what the preamble to the Constitution does. Let us learn to this one by one. इस बुक में हम ये देखेंगे कि कॉन्स्टिट्यूशन के जो प्रोविजन है वो एग्जैक्ट है या नहीं। इस स्टेज में हम पूरे फिलोसफी को के साथ साथ कॉन्स्टिट्यूशन को भी देखेंगे। हम इसको समझ सकते हैं, हम अपने कॉन्स्टिट्यूशन को दो तरह से समझ सकते हैं। एक तो है कि जितने मेजर लीडर्स हैं वो अपनी थिंकिंग देते हैं, उनके व्यूज को देख करके हम कॉन्स्टिट्यूशन के फिलोसफी को समझ सकते हैं। दूसरी ओर but is equally important to read what the constitution say about its own policy। और या तो हम दूसरे लीडर्स की व्यू से समझ सकते हैं या हम कॉन्स्टिट्यूशन को रीड करके उसकी फिलोसफी को जाने, तभी हम कॉन्स्टिट्यूशन को समझ सकते हैं। दिस इज व्हाट द प्रियम्बल टू द कॉन्स्टिट्यूशन डज। और यही संविधान का प्रियम्बल जो है, किसी भी देश के संविधान का प्रियम्बल यही करता है। प्रियम्बल रिफ्लेक्ट द व्यूज ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है। प्रियम्बल जो है